Hello guys, welcome back to our channel Scholar Pulse। तो आपका स्वागत है। एंड आज हम पढ़ने वाले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट 1 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका जो कोड है KHU 802 है, AKTU के अकॉर्डिंग KHU 802। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। जो ये वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप है, ये आपने कहीं कई बार सुना होगा। तो आज हम एक तरह से ये समझिए इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे यूनिट 1 में। और मैं आपको शॉर्ट आज से 50 to 55 मिनट के आसपास में आपकी ये यूनिट 1 कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको वीडियो बिना स्किप करा देखनी है। और क्या कहते हैं, एक ही टू अकॉर्डिंग आपको मैक्स टू मैक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मैं आपको वो कवर करवा दूंगा। तो जो ये वीडियो है आप बिना स्किप करे देखें एंड लाइक और सब्सक्राइब कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अपने ये वीडियो जो है अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं आप उनमें भी शेयर करें, जिससे कि उनकी भी जो सेम आपके जो कलीग्स वगैरह हैं वो भी यूनिट 1 का एक तरीके से ये क्रैश कोर्स करा रहे हैं तो वो कर सकें। यूनिट 1 एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो अब इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे, कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं इसमें। हद से हद हम 10 टॉपिक कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे पहले तो आपने कई बार सुना होगा कि एक तरह से जो एंटरप्राइज से रिलेटेड होते हैं। और जो हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे वो पहला टॉपिक हमारा इसमें आ जाता है, क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जी हाँ, जो पहला टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे वो एंटरप्रेन्योरशिप और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। और ये शब्द एंटरप्रेन्योरशिप आपने कई जगह सुना होगा। पहला टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड टॉपिक हमारा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और एंटरप्रेन्योरशिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं। एंड थर्ड हमारा आता है फेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंड देन उसके बाद हम पढ़ते हैं स्कोप क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप के। फेजेस फेजेस पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के। एंड फोर्थ नंबर पे हम स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे। एंड देन फिफ्थ नंबर पे जो हमारा आता है वो जो फैक्टर क्या क्या वो अफेक्ट करेंगे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट को। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे। सिक्स नंबर पे मैकलेलैंड्स अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी पढ़ेंगे। मैकलेलैंड्स अचीवमेंट थ्योरी जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैकलेलैंड अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी। एंड जो क्या कहते हैं सेवन्थ नंबर पे जो आएगा वो हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आएगा। एट्थ नंबर पे हमारा डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंटरप्रेन्योर। और ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंटरप्रेन्योर। और जो हमारा नाइन्थ नंबर पे टॉपिक आएगा वो हमारा आता है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। टाइप्स टेंथ पे EDP एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं इसे। ई से एंटरप्रेन्योर हो जाता है, पी से डेवलपमेंट, पी से प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ेंगे हम। और इसके सही आपकी जो यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि गिने चुने टॉपिक करा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ। तो जो वीडियो है आप
उसे देखना, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे और जो कि आपकी पूरी यूनिट 1 को कवर कर लेंगे। और एग्ज़ाम में इससे बाहर आएगा ही नहीं, आएगा नहीं। तो वीडियो स्किप मत करिए अब। और ये 30 से 60 मिनट के आसपास की वीडियो रहेगी, जिसमें आपकी यूनिट 1 कवर हो जाएगी। 30 से 60 मिनट की वीडियो में आपकी यूनिट 1 कवर हो जानी है। जी हाँ, 30 से 60 मिनट के आसपास। तो अब 30 से 60 मिनट की वीडियो है, उसमें क्या ही स्किप करोगे। एक लेक्चर में कम से कम ये मान के चलिए आप 6 से 7 लेक्चर लग जाते हैं कॉलेज में, जिसे हम 1 घंटे में करा देंगे अच्छा यूनिट 1 को। तो आपको ये यूनिट 1 बिना स्किप करे देखनी है, ठीक है। तो अब यूनिट वन को स्टार्ट करते हैं, और जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 एंटरप्रेन्योरशिप को। एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, और वर्ड जो है एंटरप्रेन्योर का, उसका मतलब क्या होता है। तो जो एंटरप्रेन्योर जो होता है, ड्राइव फ्रॉम एंटरप्रेन्योर, ENTREPRENDRE एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल्स हु वर अंडरटेकर। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स हु अंडरटुक द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइज। कि जो रिस्क लेते हैं नई नई एंटरप्राइज को ओपन करने के लिए, या जैसे कुछ अपने पैसा लगाते हैं कि हाँ जी रिस्क लेते हैं कि हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी खोलते हैं, उसमें हम अपने पैसा लगाएंगे, तो रिस्क लेते हैं ना। तो जो लोग रिस्क लेते हैं नए एंटरप्राइज को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, उन्हीं को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जो जैसे कि मैंने एक एक्स कंपनी खोली, उसके करने के लिए, ओपन करने के लिए मैं अपने पैसा लगाऊंगा, रुपये लगाऊंगा, टाइम लगाऊंगा, रिस्क लूंगा, प्रॉफिट लॉस भी हो सकते हैं उससे मुझे रिलेटेड। तो एंटरप्रेन्योर्स का मतलब वही होता है, एंटरप्राइज खोलने के लिए जो रिस्क लेगा बंदा, वही एंटरप्रेन्योर कहलाता है। वही एंटरप्रेन्योर कहलाएगा जो बंदा रिस्क लेगा किसी भी कंपनी को खोलने के लिए। समझ गए होगा आप, ठीक है। एंड जो एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ एडम स्मिथ ने सॉरी एडम स्मिथ जो थे, उन्होंने बोला था कि एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु फॉर्म्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कमर्शियल पर्पस। एंटरप्रेन्योर एक इंडिविजुअल होता है जो कि फॉर्म करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को कमर्शियल पर्पस के लिए। कमर्शियल पर्पस के लिए, अगर जैसे कोई बंदा है, उसने मार्केट में डिमांड देखी कि भाई एक्स चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो उसने एक्स चीज़ को जो डिमांड से उसको टैकल करने के लिए उसने एक अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी, जिससे कि उसका खुद का भी प्रॉफिट हुआ उसमें, और जो क्या कहते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए भी वो फ़ायदेमंद होगी या बेनिफिशियल होगी। तो एडम एडम स्मिथ ने ये बोली थी कि एंटरप्रेन्योर जो है एक इंडिविजुअल बंदा होगा जो कि फॉर्म करेगा ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। पहला आता है मैनेजरियल स्किल्स, इनोवेटिव, लीडरशिप, ऑप्टिमिस्टिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, मैनेजरियल स्किल होनी चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए वो बंदा, ठीक है, इनोवेटिव होना चाहिए। एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें, कि आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करें। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, जिससे फिर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक तरह से शॉर्ट ट्रिक है, MILOPR, मिलो पर,
मिलो पर। ये शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हो, जिससे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर याद रहेंगी, मिलो पर। ठीक है, मिलो पर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? Process of cracking, creating, managing and operating a business venture with the aim of making profit। तो जो प्रोसेस होता है क्रिएट करने का, मैनेज करने का, ऑपरेट करने का किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को, किसके एम से, कि उसका उद्देश्य हो प्रॉफिट बनाना। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस किस कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू गुजरेगी, क्रिएट करेगी, मैनेज करेगा वो बंदा, ऑपरेट करेगा किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस को, जिसके थ्रू वो क्या कहते हैं प्रॉफिट बनाएगा। तो ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग है। मार्क जुकर जो फेसबुक का जो ओनर है, मार्क जुकरबर्ग है, वो एक एंटरप्रेन्योर है। एंड मार्क जुकरबर्ग एक एंटरप्रेन्योर हो गया, और जो उसने फेसबुक बनाया, और जो उसकी क्या कहते हैं, जो फेसबुक उसकी स्टोरी होगी, कैसे कैसे उसने फेसबुक बनाया, क्या क्या प्रोसेस उसने फॉलो करे होंगे, उसके उसके फेसबुक की जो वो उसको इजाद कर रहा था उसके दौरान क्या क्या प्रोसेस होंगे, तो वो ही सब उसकी फेसबुक स्टोरी जो होगी, वो प्रोसेस जो होगा, कैसे उसने क्रिएट करा, कैसे उसने मैनेज करा, कैसे कैसे उसने ऑपरेट करा होगा उसको, तो वो कहलाई जाएगी हमारी एंटरप्रेन्योरशिप। फेसबुक स्टोरी, वो प्रोसेस जो होगा वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाया जाएगा। ठीक है। मार्क जुकरबर्ग एक एंटरप्रेन्योर है। एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे उसने फेसबुक इजाद, एक फेसबुक तो मार्क जुकरबर्ग का ही है, जैसे उसने बनाया होगा, कैसे कैसे उसने जब उस टाइम पे बनाया होगा, क्रिएट करा होगा, मैनेज करा होगा, ऑपरेट करा होगा, तो उस चीज़ को ही, उस प्रोसेस को ही हम जो कैसे कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। फेसबुक जो उसकी स्टोरी थी, फेसबुक स्टोरी हो गई, वही एंटरप्रेन्योरशिप कहलाई जाएगी। वही उसकी वो एंटरप्रेन्योरशिप, मार्क जुकरबर्ग एंटरप्रेन्योर, फेसबुक स्टोरी एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? डिसीजन मेकिंग होती है, रिस्क टेकिंग होती है, इनोवेशन होता है, चैलेंज एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन, स्किलफुल मैनेजमेंट, मेकिंग द एंटरप्राइज सक्सेस। ये जो ये ये जितने भी हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहला आता है हमारा डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग बंदा होना चाहिए वो, और इजीली जो उसके कोई ऑर्गेनाइजेशन है बना रहा है, वो एंटरप्राइज कर रहा है, तो उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क भी ले सके। फ्लक्चुएशन आएंगी, वो एंटरप्राइज बना रहा है, उसमें कुछ कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस भी होगा, ये नहीं है हमेशा प्रॉफिट हो। तो उसके लिए सेकंड थर्ड आता है इनोवेशन। भैया वो नई नई टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट करे, टाइम के अकॉर्डिंग चले, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चले, नई नई इनोवेशन ईजाद करे, कि एक्स चीज़ ऐड करे, वाई चीज़ ऐड करे, जेड चीज़ ऐड करे ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो रिस्क भी ले रहा है, कहीं ना कहीं इनोवेटिंग, चैलेंज को भी एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टिंग चैलेंजेस। अब एंड ऑर्गेनाइजेशन में उसमें फ्लक्चुएशन भी आएंगे, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, एम्प्लॉय बढ़ेंगे, घटेंगे, और मार्केट में डिमांड उसकी क्या कहते हैं, जो सेल्फ जो एक रेस्पेक्टफुल स्टेटस होगा, वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो उस उनसे चैलेंज को वो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। स्किलफुल मैनेजमेंट होना चाहिए इसमें, कि स्किलफुली वो मैनेज करें एंटरप्रेन्योरशिप को, जो सिस्टमेटिक तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो एंटरप्राइज है अपनी, जो उसकी कंपनी है, उसको एक क्या कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक सिस्टमेटिक वे में उसको मैनेज करे। क्योंकि जो कंपनी धीरे 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 ग्रो करेगी, तो वो लाइफ टाइम एक तरह से ग्रो ही करती है। तो स्किलफुल मैनेजमेंट में आपका ये आता था। लास्ट वन इज मेकिंग द एंटरप्राइज सक्सेस। तो जब वो क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू वो करेगा, काम करेगा अपना, तो
वो सक्सेस मिलेगी मिलेगी इसकी एंटरप्राइज को। और क्या कहते हैं वो अपनी जो है उसकी कंपनी है उसको क्या सक्सेस बनाने के लिए वो उस पर वर्क करेगा। लेकिन ये किसके थ्रू, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। डायरेक्ट ऐसे ही बिना सिस्टमेटिक तरीके से अगर वो नहीं चला तो उसे लॉस भी हो सकता है और वो उसकी कंपनी 50 ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर उसे कुछ बड़ा कराना है तो उसे एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाना ही पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होगा, वो सिस्टमेटिक तरीके से क्रिएट करेगा, मैनेज करेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करेगा। तो इसके थ्रू वो क्या कहते हैं, जो उसकी कंपनी होगी वो उस कंपनी को एक तरह से 50,000 500 करोड़ $1 बिलियन कंपनी वो बना सकता है अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा तो। नेक्स्ट आता है फीचर्स। फीचर्स क्या होता है, इकोनॉमिक होता है, क्रिएटिव होता है, पर्पसफुल, रिस्क बेयरिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन रिलेशन। इकोनॉमिक फीचर्स होते हैं, ठीक है, कि एक तरह से मनी इन्वॉल्व हो जाएगी उसमें। तो हाँ, मनी इन्वॉल्व हो जाएगी। इकोनॉमिक्स में होता है क्रिएटिव होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, पर्पस लेके उसे वो ग्रो कर पाएगा अगर उसका कुछ पर्पस है। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, अगर वो कुछ इनोवेशन कर रहा है, कुछ न्यू ऐड ऑन करेगा अपनी एंटरप्राइज में तो उसमें रिस्क भी है, तो उसे रिस्क लेना पड़ेगा जिससे कि वो और ग्रो करे। क्योंकि कुछ चीज़ें रिस्क लेके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो जाती हैं, इस वजह से तो उसे रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी उसकी एक फीचर्स में से होती है। ऑर्गेनाइजेशन, कंपनियों की ह्यूमन रिलेशन भी उसके अच्छे होने चाहिए जिससे कि वो इजीली कर पाए। नेक्स्ट आता है फेजेस। फेजेस क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के? एंटरप्रेन्योरशिप के फेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला आता है इनिशियल फेज, डेवलपमेंट फेज सेकंड वन, थर्ड वन इज सपोर्ट फेज। तो ये 3 फेज होते हैं, इनिशियल, डेवलपमेंट, सपोर्ट। इनिशियल फेज में क्या होता है, अवेयरनेस क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन सर्वे। अब इसमें क्या करते हैं, जो अवेयरनेस दिलाते हैं लोगों को कि भैया जो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कैसे कैसे क्रिएट होंगी। अवेयरनेस दिलाते हैं क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की, जो कि बेस्ड होता है, क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की जो कि बेस्ड होता है सर्विस के बेसिस पे होता है। लोगों को ये अवेयर करवाना कि क्या क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट क्रिएट हो सकती हैं, तो जिससे कि वो क्या वो सर्वे के थ्रू करवाते हैं। तरह से ही समझ लीजिए आप, बेस्ड ऑन सर्वे। सेकंड आता है डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज में क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड टू डेवलप मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट स्किल्स। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करे जाते हैं जिससे कि लोगों को मोटिवेशन उनका डेवलप हो सके और उनकी जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप हो सकें। उसके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट करे जाते हैं। थर्ड आता है सपोर्ट फेज। इसमें क्या आता है, बिजनेस लॉन्च, ऑपरेशन, ग्रोथ नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप। ग्रोथ नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप। सपोर्ट फेज में आता हूँ कि बिजनेस कैसे लॉन्च करना है, उसे ऑपरेट, नेटवर्किंग को कैसे ऑपरेट करना पड़ेगा, ग्रोथ को कैसे ऑपरेट करना पड़ेगा, ये सब आता है इसमें। नेटवर्किंग के थर्ड स्कोप। स्कोप क्या होता है, एबिलिटी टू एक्सटेंड फ्रॉम द क्लोज्ड सिस्टम ऑफ एन एंटरप्राइज। तो जो एबिलिटी होती है एक्सटेंड करने की, बढ़ाने की, किसी भी एंटरप्राइजेस को एक छोटे से सिस्टम से लेके एक बड़े लेवल तक। क्योंकि कि अगर कोई कंपनी छोटी कंपनी है तो उसके उस बड़ा करने के लिए जो एबिलिटी हम अपनाएंगे, जो एबिलिटी होती है उसे ही हम स्कोप कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, जॉब जनरेटर होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा इससे,
जॉब अब छोटी कंपनी है तो उसमें कम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे, जो बड़ी कंपनी है उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे, तो कहीं न कहीं जॉब भी जनरेट हुई लोगों के लिए, और कहीं न कहीं जो कोई वो एंटरप्राइजेज़ है, वो कम्युनिटी के डेवलपमेंट में कहीं न कहीं देश का, लोगों का, कम्युनिटी का भला ही हो रहा होगा उसमें। अगर वो कंपनी ऑर्गेनाइज ग्रो कर रही है या मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग वो काम कर रही है, डिमांड के अकॉर्डिंग वो हमें डिलीवर कर रही है। नेक्स्ट आता है नीड। पैशन आता है नीड में, परसिवरेंस, परसिस्टेंस, बिग ड्रीमर, लर्निंग। ये जो है लर्निंग है, हियर लर्निंग, एल, लर्निंग, फाइनेंसिंग, पार्टनर आता है। पैशन होना चाहिए भैया, ज़रूरत है, और जब तक पैशन नहीं होगा तो बंदा काम नहीं करता, उसे पैशन बहुत ज़रूरी होता है। परसिवरेंस, जैसे मेच्योरिटी होनी चाहिए इसे, वो काम करता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे उसे मेच्योरिटी भी आती है, तो परसिवरेंस मेच्योरिटी को ही कहते हैं एक तरह से। तो जो नीड जो है एंटरप्रेन्योरशिप की, वो परसिवरेंस मेच्योरिटी होती है, ये है ना। एंड जो क्या कहते हैं, मेच्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। थर्ड अगला आता है परसिस्टेंस, जिसे परसिस्टेंस कंटिन्यूटी कहते हैं। अब जो बंदा परसिस्टेंसली काम करता है, कंटिन्यूटी में रहता है, तो वो ग्रो भी इजीली करता है। जो बंदा मेहनत करेगा, कंसिस्टेंट रहता है, तो वो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालेगा। मतलब बिग ड्रीमर होना चाहिए उसका, भैया मुझे कम से कम 1000-2000 करोड़ की कंपनी बनानी है, ये नहीं कि बस कि 10-20 हज़ार महीने का कमा लो बहुत है, नहीं। बिग ड्रीमर होना बहुत ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर्स में, जिसके कुछ वो बड़ा सोच सके और कम्युनिटी का भी भला हो, उसका खुद का प्रॉफिट हो, उसका कि भैया मुझे कम से कम 1000-2000 करोड़ की कंपनी बनानी है, तो बिग ड्रीमर होना चाहिए। बिग ड्रीमर होना चाहिए। अगला आता है लर्निंग। लर्निंग के भैया अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन को ओपन कर रहा है, तो उसे सीखने को भी मिलेगा। फ्लक्चुएशन आते हैं उसके, एंटरप्राइजेज में प्रॉफिट लॉस होता है, बहुत चीज़ होती हैं, तो जिससे कि उसे सीख मिलती है अच्छे की भी, और प्रॉफिट की भी उसे सीख मिलेगी। जब प्रॉफिट होगा तो उसे क्या, उसे सीख मिलेगी। जब उसका लॉस होगा तब भी उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो लर्निंग होगी इसमें एक नीड एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट वन इज फाइनेंसिंग पार्टनर। अगला आता है हमारा, अगला क्या है हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। सबसे ऑन डी, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स, थर्ड सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, एंड थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल, फोर्थ वन इज गवर्नमेंटल एक्शन एंड फेलियर ऑफ गवर्नमेंटल एक्शन। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आता है, कैपिटल आएगा पहले, लेबर, रॉ मटेरियल्स, मार्केट। कैपिटल में क्या आता है, लैंड, ज़मीन जो होगी, तो भैया कहाँ हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी है, लैंड, मशीन, क्या क्या मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, रॉ मटेरियल्स, क्या क्या रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें। तो ये सब आता है हमारा कैपिटल में, इकोनॉमिक फैक्टर्स के कैपिटल में, लैंड, मशीन एंड रॉ मटेरियल। सेकंड इज लेबर, लेबर, क्या लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, सब एम्प्लॉय, मैनेजर वगैरह, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो लेबर की क्वालिटी और स्किल, जो लेबर होनी चाहिए वो स्किल तो होनी चाहिए, और क्वालिटी भी वो, जिससे कि वो बेस्ट डिलीवर करे। अगर स्किल्ड लेबर होगी तो वो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा डिलीवर करेगी, परफॉर्मेंस बेटर होगी, क्वालिटी ए टू जेड, तो जो उसकी जो डिमांड है उसके एंटरप्राइजेस की प्रोडक्ट की, वो भी इंक्रीज होगी अगर लेबर स्किल्ड और क्वालिटी वाइज अच्छी होगी तो। इसलिए लेबर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर लेबर अनस्किल्ड हो गई या अनएक्सपीरियंस्ड हो गई, तो वो एरर के चांसेस उसके उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं।
तो एरर को मिटिगेट करने के लिए लेबर हो सकती है। तो थर्ड आता है हमारा रॉ मटेरियल्स के। रॉ मटेरियल्स कैसे, अब अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रॉ मटेरियल्स की, जो हम जहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रही है वहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि हम कहीं और से इतनी दूर से अपना रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए रॉ मटेरियल अवेलेबल होने चाहिए लोकली। लोकली अवेलेबल मटेरियल होगा तो प्रोडक्ट की भी कॉस्ट जो हम फॉर्म करेंगे वो कम होगी। तो जिससे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट होगा। लास्ट आता है मार्केट टारगेट। मार्केट टारगेट करना चाहिए मार्केट को, कि अगर हम जो प्रोडक्ट वगैरह हम बना रहे हैं या फिर जो भी हम नीड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो मार्केट में उसकी डिमांड है भी या नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग उसे हम डिमांड को क्या कहते हैं, उसकी नीड को हमें फुलफिल करना पड़ेगा। उसकी नीड को हमें फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये फोर्थ आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स में। वो आता है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया चारों। और कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल और मार्केट। सेकंड आता है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आता है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है सोशल मोबिलिटी, मार्जिनैलिटी, सिक्योरिटी। ठीक है। अब सोशल मोबिलिटी में क्या आता है, एबिलिटी टू मूव अप और डाउन इन सोसाइटी। कि भैया डिमांड के अकॉर्डिंग हम ऊपर भी जा रहे हैं और नीचे भी जा रहे हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। तो वो जो एबिलिटी होगी सोसाइटी में अप डाउन की, उसी को हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं भैया। डिमांड के अकॉर्डिंग जाना, नीड के अकॉर्डिंग अप डाउन करना, सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग, तो वो आ जाती है हमारी सोशल मोबिलिटी में। ठीक है। हाँ, सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो हम अप डाउन होगी उसकी एबिलिटी, सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा मार्जिनलिटी। एडिशनल चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल सर्कमस्टेंसेस। एडिशनल चैलेंजेस आते हैं या फिर रुकावटें आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल सर्कमस्टेंसेस की वजह से, तो वो हमारा कहलाता है मार्जिनलिटी। एडिशनल चैलेंजेस और चैलेंजेस आते हैं सोशली भी चैलेंजेस आएंगे, इकोनॉमिकली कभी कंपनी लॉस कर रही है कभी प्रॉफिट कर रही है, तो वो सब। सिक्योरिटी, fearful of losing asset, subjected to subjected to various negative sanctions। तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में सिक्योरिटी का भी फियर होता है अपने एसेट्स को लूज करने का। एसेट्स में जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट एसेट जो हमारा क्या कहते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट में होगा, प्रोडक्ट है हमारा, ये सब हमारे एसेट्स ही कहलाते हैं। तो उसको खोने का जो डर होगा वो भी नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। तो ये जो हमारा आता है सिक्योरिटी में आता है। थर्ड वन आता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में कहता है नीड्स अचीवमेंट इज रिजल्ट इनटू द हाई नीड ऑफ अचीवमेंट। जैसे जैसे हम गोल को अचीव करते हैं तो वो जो नीड हो जो होगी अचीवमेंट की वो भी हमारी बढ़ती रहती है। तो साइकोलॉजिकल अचीवमेंट इज इक्वल टू हाई नीड ऑफ अचीवमेंट, ये इसमें आ जाता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर में। एंड नेक्स्ट आता है हमारा विड्रॉ ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टेटस। अब कोई कंपनी है, उस कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है। अब मान लो उसने कुछ खराब खराब प्रोडक्ट बना दिया, तो और फिर उस क्या कहते उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसकी जो रेस्पेक्ट होगी उस पर बात आ जाएगी, स्टेटस पे बात आ जाएगी। लोग रिजेक्ट करेंगे प्रोडक्ट को, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अफेक्ट करेगी, उसका स्टेटस लॉस हो सकता है। तो ये वही कह रहा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाएगा, विथड्रॉल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट इज रिजल्ट इनटू द लॉस ऑफ स्टेटस। लॉस ऑफ स्टेटस में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंटल एक्शन एंड फेलियर ऑफ गवर्नमेंटल एक्ट्स। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंटल एक्शन में ये अफेक्ट करता है बोथ अफेक्ट्स बोथ
इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक भी करेगा और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी अफेक्ट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो इसकी भी नीड होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा मैकक्लेलैंड्स अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी, अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी। अब मैकक्लेलैंड्स जो थे उन्होंने ये अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी जो थी इसमें 3 टाइप्स की बताई थी, मोस्ट नोटेड फॉर डिस्क्राइबिंग 3 टाइप्स ऑफ मोटिवेशनल थ्योरी, नोटेड फॉर डिस्क्राइबिंग 3 टाइप्स ऑफ मोटिवेशनल नीड। 3 नीड बताई थी इन्होंने, पहली थी ये 3 है, पहले अचीवमेंट मोटिवेशन, नीड फॉर अथॉरिटी एंड पावर, एफिलिएशन मोटिवेशन, ये 3 टाइप की है। तो जो पहला आता है नीड फॉर अचीवमेंट, NECH अचीवमेंट, एन का नीड का एन ले लिया एंड अचीवमेंट का ECH, तो NECH नाच बन गया। इसमें क्या आता है, इसमें आता है हमारा NACH में थ्योरी सजेस्ट people have different level, theory suggests people have different level of motivation for achievement, ये थ्योरी करके डिफरेंट, ये थ्योरी सजेस्ट कर रही है कि लोगों का लेवल डिफरेंट लेवल के अकॉर्डिंग जो होता है मोटिवेशन होता है जिसके थ्रू वो अचीवमेंट कर सकते हैं। अब जिसके कम लेवल ऑफ मोटिवेशन होगा भैया वो कम मोटिवेट होगा तो उसकी अचीवमेंट भी वो कम ही कर पाएगा, ये थ्योरी सजेस्ट करती है। which influence their behavior and success in different areas, different level of जो होगी मोटिवेशन की वो अफेक्ट करेगी लोगों के सक्सेस को, उसके अचीवमेंट को, जिस जो कि इन्फ्लुएंस करती है उसका बिहेवियर भी और उसकी सक्सेस भी इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। तो जो नीड फॉर अचीवमेंट जो थ्योरी है ये यही सजेस्ट करती है, किसी का मोटिवेशन लेवल कम होता है तो वो अचीव भी कम करेगा पॉजिटिव, किसी का मोटिवेशन लेवल हाई होता है तो उसके अचीवमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि लोगों को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही मोटिवेट रहना चाहिए, मोटिवेशन पॉजिटिव मोटिवेशन अपने अंदर रखनी चाहिए जिससे कि वो एक पॉजिटिव अचीवमेंट भी हासिल करेंगे, जिसको उनका बिहेवियर भी पॉजिटिव रहता है एंड वो सक्सेसफुल भी रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में या फिर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आता है हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाई नीड ऑफ अचीवमेंट किस में होगा, बिजनेस में, लो नीड ऑफ अचीवमेंट जॉब में होगा। बिजनेस में और ये क्या होती हैं, एंटरप्रेन्योर की एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेस में हाई नीड ऑफ अचीवमेंट आता है क्योंकि बिजनेस वाला बंदा वो ग्रो भी ज़्यादा करता है एज कम्पेयर टू दी जॉब वाले बंदे से। जॉब वाला बंदा जो होगा उसकी नीड ऑफ अचीवमेंट कम होगी, वो ये चाहेगा बस गुजारा कर लूँ, अपने बिजनेस वाला वो आगे देखता है कि भैया मुझे 100 करोड़ 500 करोड़ और हायर लेवल ऑफ कंपनी बनानी है, उसके मतलब ग्रो करने की सोचता है वो। जॉब वाला बंदा होता है वो सुबह 9 बजे जाएगा शाम को 5 बजे आ जाएगा और उसे महीने के एंड में 20,000 30,000 40,000 उसकी जॉब मिल जाएगी, तो उसकी लो, तो उसकी नीड ऑफ अचीवमेंट जो होती है जॉब वाले की वो लो होती है। एन आज पर्सन an achievement person is result in achievement motivated that result attainment or realistic but challenging goal। जो एन अचीवमेंट वाले जो पर्सन होते हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं और ये मोटिवेटेड रहते हैं और जो क्या कहते हैं ये चैलेंजेस, रियलिस्टिक चैलेंजेस को अपनाते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं जिससे कि वो गोल को रखते हैं। स्ट्रॉन्ग नीड फॉर फीडबैक, सेकंड आता है हमारा नीड फॉर पावर, सेकंड इज नीड फॉर पावर एंड पावर। इसमें क्या आता है, एंड पावर में नीड का एन ले लिया, पावर का PW एंड पावर, इंडिविजुअल्स डिज एंड पावर, हाँ नीड फॉर पावर एंड पावर, हाँ वही बताया कि नीड का एन ले, इंडिविजुअल्स डिजायर टू हैव इन्फ्लुएंस
कंट्रोल एंड अथॉरिटी ओवर अदर्स, कि वो इंडिविजुअल्स जिन जो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, एंड उन पर अथॉरिटी होती है अदर लोगों के ऊपर। जो कि बिजनेस में जो कोई बिजनेस ओनर हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो ओनर होता है वो इन्फ्लुएंस भी करता है लोगों का इजीली, उनको कंट्रोल भी रखता है उनका, कैसे काम करें कैसे नहीं करें, और उन पर फुल अथॉरिटी होती है। वो किसी एम्प्लॉय को निकाल भी सकता है, किसी को रख भी सकता है, तो उस पर वो फुल अथॉरिटी होती है उसकी। तो ये जो कहलाया जाएगा इंडिविजुअल डिजायर टू हैव, इंडिविजुअल्स की डिजायर इन्फ्लुएंस कर सके, वो कंट्रोल कर सके। तो इसमें हाइट एंड ऑफ पावर बिजनेस में एंजॉय लीडिंग एंड कंट्रोलिंग सिचुएशन, तो एंजॉय करते हैं लीड करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए जो सिचुएशन होते हैं बिजनेस में, हाई नीड ऑफ और पावर होती है। ठीक है, कंट्रोल भी कर लेते हैं सिचुएशन का वो इस चीज़ को वो एंजॉय करते हैं। ठीक है, एंड जॉब अब आता है हमारा जॉब। जॉब में क्या होता है, वर्किंग कलेक्टिवली टुवर्ड्स कॉमन गोल। कुछ सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, जो एम्प्लॉय होते हैं वो एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा उसी को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। पर्सनल गोल के लिए नहीं करते, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसमें कलेक्टिवली नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं जो कि एक कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड वन इज नीड। अब ये देख लीजिए, बिजनेस और जॉब। जो बिजनेस होते हैं पर्सनस होते हैं वो इनोवेटिव होते हैं, जो जॉब वाले जो पर्सन होते हैं वो इमिटेटिव होते हैं। बिजनेस इनोवेटिव पर्सन होता है, जॉब वाले पर्सन जो होते हैं वो इमिटेटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड आता है हमारा नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर एफिलिएशन एनएफ, वो कहता है इंडिविजुअल डिजायर फॉर पॉजिटिव सोशल रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बिलोंगिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस। सॉरी, इंडिविजुअल डिजायर पॉजिटिव पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप होंगे, बिलोंगिंगनेस उसकी अच्छी होती है, एंड वो एक्सेप्ट करता है चीज़ों को इजीली, पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता है। तो इंडिविजुअल डिजायर जो होती है पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप होंगी, बिलोंगिंगनेस होंगे और एक्सेप्ट करेगा। उसमें क्या होता है, हाई नीड फॉर एफिलिएशन, कोलेबोरेशन, वर्किंग विद टीम्स, कनेक्टेड विद कस्टमर्स। कोलैबोरेटिव होता है, वो टीम के साथ वर्क करेगा, एंड हाई नीड फॉर एफिलिएशन में, और जो कस्टमर्स होते हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं उनसे कनेक्ट रहता है। लो नीड फॉर एफिलिएशन में कहता है, लो नीड फॉर एफिलिएशन में मोर सेल्फ रेलिएंट, इंडिपेंडेंट इन हिज वर्क स्टाइल एंड prioritize individual achievement over social connections, prioritize individuals achievement over social achievement, तो वो खुद की अचीवमेंट पे ज़्यादा ध्यान देता है irrespective ऑफ सोशल कनेक्शन से। अपने ही काम में इंडिपेंडेंट होता है अपने वर्क स्टाइल में, और मोर सेल्फ रेलिएंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये जो कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है डेवलप किया गया था काओ के द्वारा, KAO, काओ के द्वारा ये डेवलप किया गया था। कंसेप्चुअल मॉडल और एंटरप्रेन्योरशिप का, इसमें क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप आती है और पर्सन होता है, टास्क होता है, इसमें एनवायरनमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब इन सब चीज़ों को फॉर्म करके ही एक एंटरप्रेन्योर बनता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप बनती है। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप से पर्सन, टास्क, एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं। पर्सन आता है, पर्सन में क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल में क्या आ जाता है, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंसेस होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए बंदा, नॉलेज होनी चाहिए,
एक्सपीरियंस होना चाहिए, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स में क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रिस्क टॉलरेंस करना के कैपेबल होना चाहिए, वो क्रिएटिव होना चाहिए, और एन अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट भी उसमें होना चाहिए। एंड नेक्स्ट आता है हमारा ऑन्टरप्रेन्योरल ऑन्टरप्रेन्योरल टास्क। ऑन्टरप्रेन्योरल टास्क में कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी, एबिलिटी टू परसीव अपॉर्चुनिटीज वेयर नॉर्मल पर्सन डू नॉट। एबिलिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज को परसीव करने के लिए, जो कि नॉर्मल लोगों में नहीं होती है। यह आता है हमारा ऑन्टरप्रेन्योरल टास्क में। ऑन्टरप्रेन्योरल टास्क में एबिलिटी टू परसीव अपॉर्चुनिटी वेयर नॉर्मल पर्सन डू नॉट। ठीक है। और अब आता है हमारा थर्ड नंबर पे एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट। एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट वर्ल्ड सराउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प और हिंडर द ग्रोथ। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके जो आसपास की वर्ल्ड होगी, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा, वो 101% अफेक्ट करेगा हमारी ग्रोथ को, या उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को जो उसके आसपास होगी, कि वहाँ का सराउंडिंग वर्ल्ड कैसा है। तो ये मेड अप ऑफ इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल एटसेट्रा सब आ जाता है इसमें। ये इन सब चीज़ों से क्या कहते हैं, कह सकते हो, बना हुआ रहता है। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, लीगल, ये सब अफेक्ट करता है। एंड अब हमारा फोर्थ पे आता है ऑर्गेनाइजेशन। इमीडिएट सेटिंग इन विच क्रिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरल वर्क टेक्स प्लेस। एक तरीके से एक तरह से इमीडिएट सेटिंग होती है, इसमें हम क्रिएटिव और एंटरप्रेन्योरल काम टेक्स प्लेस होता है। इसमें क्रिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरल वर्क टेक्स प्लेस, ये ऑर्गेनाइजेशन आता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, सिस्टम वर्क होगा, रोल्स होगा, लोगों को रोल्स दिए जाएंगे किसका क्या काम है, एम्प्लॉयज वगैरह जो होंगे, ग्रुप होगा, कल्चर होगा, कि ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या स्ट्रक्चर है, वर्क करने का क्या सिस्टम है उसका। ठीक है। रोल्स क्या है लोगों का अलग अलग, कोई सीईओ है, कोई मैनेजर है, कोई एम्प्लॉय, कैसा ग्रुप, किस ग्रुप में काम हो रहा है। एंड कल्चर, किस कल्चर का वो है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, किस तरीके के लोग हैं। तो ये सब आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में। अब आता है हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है। तो एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर, तो जो आप दोनों साइड डिवाइड करके ही करना है, जिससे कि आपके मार्क्स मिलने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को, और आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। तो हमेशा एग्जाम में अगर करके आओ ना, तो पैराग्राफ वाइज मत लिखना डिफरेंसेस, ये हमेशा पेज को डिवाइड करके, एक साइड एंटरप्रेन्योर, एक साइड एंटरप्रेन्योर, जो भी डिफरेंस कहलाता है इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर में। एंटरप्रेन्योर में आता है इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन, पहला पॉइंट। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन होता है। ठीक है। वो खुद ही काम कर रहा है, खुद एंटरप्राइज को खोलता है, उसका वो ओनर भी खुद ही होता है, तो इंडिपेंडेंट होता है बिजनेस में। वो कहीं जॉब वॉब नहीं कर रहा होता, किसी का अंडर काम नहीं करता, वो अपनी खुद ही की एंटरप्राइज ओपन करता है, वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन होता है। ठीक है। तो और एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, जो वर्क है सीनियर एग्जीक्यूटिव, अब वो किसी का अंडर काम करेगा, उसका ओनर कोई और होगा, ये वो क्या कर सकते हैं, उस पर पार्शियल शेयर होंगे, वो पार्शली वो होगा। एंटरप्रेन्योर क्या होगा, हैव कंप्लीट ओनरशिप, 100% उसे ओनरशिप होगी उसको, और 100% उसके पास उसके शेयर होते हैं। एंटरप्रेन्योर के जो मालिक जो होता है, एंटरप्रेन्योर पार्शियल ओनरशिप होती है, और मे बी एम्प्लॉय भी हो सकता है वो, या उसके पास पार्शियल या 50%, 60% ओनरशिप होगी, सीईओ वगैरह हो सकता है वो। ठीक है। या 50%, 30%, इस तरीके की उस पर इक्विटी होगी। ठीक है। पार्शियल ओनरशिप होगी एंटरप्रेन्योर में, या फिर वो एम्प्लॉय होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है हमारा।
थर्ड पॉइंट है हमारा कंट्रोल द फाइनेंस बिजनेस। पैसे से रिलेटेड जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ होंगी बिजनेस में, उस पर कंट्रोल रहता है एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो ओनर वही होता है। तो और एंटरप्रेन्योर में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। फॉर बेयर फुल रिस्क ऑफ बिजनेस, रिस्क भी बेयर करेगा वो, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, कुछ रिस्क लेना है तो वो, और वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो होती है एंटरप्रेन्योर की नहीं होती। डजंट बेयर द रिस्क ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस को रिस्क बेयर नहीं करेगा वो, नहीं बोलेगा। फिफ्थ पॉइंट इज अनसर्टेन प्रॉफिट लॉस होता है, फ्लक्चुएशन होती है, कभी प्रॉफिट होगा एंटरप्रेन्योर को, कभी लॉस होगा, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करेगा, अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो उसका फायदा है, लॉस हो रहा है तो उसका फायदा नहीं है। फिक्स्ड सैलरी होती है एंटरप्रेन्योर की विद इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स उसे दिए जाते हैं अगर वो अच्छा काम करेगा, पॉजिटिव, उसे कि भैया तुम हम के, अगर जो जो बनता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्स चीज़ बना रही है, कि भैया वो जो X+1 काम करेगा मुझे, मैं उसे 1 लाख रुपीज़ फालतू दूंगा, ये होता है। तो एंड, तो ये फिक्स्ड सैलरी होती है एंटरप्रेन्योर के इंसेंटिव्स के साथ। सिक्स पॉइंट है स्टार्ट एज ए सेपरेट एंटरप्राइज, तो वो जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सेपरेटली फॉर्म करता है, वो जो इंटरप्रेन्योर होता है परस्यू करता है दूसरे का आइडिया, और विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी बनी बनाई है, वहाँ गया वो, या वहाँ के पार्शियल शेयर खरीद लिए, और या फिर क्या कहते हैं वहाँ एज एम्प्लॉय काम करने लगा, ठीक है। ये होता है। सेवंथ आता है गाइड देयर वेंचर बाय देयर ओन जजमेंट, तो जो उसकी जो एंटरप्राइज होती है उसको खुद ही गाइड करता है अपने जजमेंट, जो वो बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग काम होता है एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो ओनर होता है, तो गाइड भी वही करता है, कंट्रोल भी वही करता है, और क्या कहते हैं जो जज उसका जजमेंट जो होगा वो फाइनल जजमेंट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, परसुएट देयर बॉसेस फॉर देयर न्यू आइडियाज। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, अगर कुछ उसको कुछ आइडिया आया है तो वो अपने बॉस से जाके डिस्कस करेगा, वो कुछ कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, वो अपने बॉस के अंडर काम करेगा, जो उसका ओनर होता है वो उसके अंडर काम करेगा नए आइडियाज। इतना आता है सेल्फ मोटिवेटेड, जो है एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, हैज नथिंग बट अ ज़ील दैट मोटिवेट्स हिम। प्रॉफिट करेगा, वो रिस्क बेयर करेगा, तो वो ग्रो करेगा। 50 करोड़ की कंपनी थी, 100 करोड़ की हो गई, तो उस चीज़ को सेल्फ मोटिवेटेड करती है उस चीज़ को, तो वो और रिस्क लेगा और मोटिवेट होगा। एंटरप्रेन्योर का मोटिवेटेड पर्क्स इंसेंटिव्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टास्क, ये कैसे मोटिवेटेड होते हैं, इन्हें पर्क्स दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वो जैसे जो इन्हें कुछ टास्क मिला, उस टास्क को परफॉर्म करा इन्होंने, उन्होंने और एक्स्ट्रा अच्छे तरीके से परफॉर्म करा, तो उस चीज़ का इंसेंटिव इन्हें दिया जाता है, तो जिससे क्या होते हैं मोटिवेटेड रहते हैं, और इनकी जो प्रोडक्टिविटी जो होती है, इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी बढ़ जाती है, और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो कौन कौन से, पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहला आता है इनोवेटिंग, इमिटेटिव और एडॉप्टिव, फेबियन, ड्रोन। जो इनोवेट, जो मैंने हिंदी में भी लिख रखे हैं इसमें आप देख सकते हैं, इनोवेटिंग जो होते हैं जो रिस्क लेते हैं नए आइडिया नए बिजनेस को ट्राई करके। अब भैया जो इन्होंने कोई बंदा है उसने देखे नीड, इमिटेटिव में क्या होगा, दूसरे बंदे का कॉपी कर लेते हैं, इनोवेटिव में खुद का बिजनेस करते हैं, इमिटेटिव में सेम कोई किसी और का बिजनेस देखा, सेम कॉपी पेस्ट मार के अपना बना लिया। फेबियन में जो होते हैं जो अपनी फैमिली का या ओल्ड बिजनेस होता है वो रन करते हैं, कि किसी के फादर या ग्रैंड फादर वगैरह थे। इमिटेटिव में नहीं होता, फेबियन में क्या होता है वो अपने बाप दादा को जो बिजनेस वगैरह होते हैं या जो उनकी फैमिली से रिलेटेड होता है वो बिजनेस रन करते हैं फेबियन। ड्रोन में क्या होता है जो नई थिंग ट्राई नहीं करते, ओल्ड बिजनेस ही करते हैं। ड्रोन में क्या होता है जो न्यू थिंग्स ट्राई नहीं करते, ओल्ड बिजनेस और सेम बिजनेस करते हैं। जैसे किसी का एक चीज़ का बिजनेस है, तो उसने वो देखा कि भैया हम और कुछ नहीं कर रहे, हम यही चीज़ का काम डाल लिया और हम इसी से रिलेटेड बिजनेस करेंगे, वो जो बिजनेस आता है वो ड्रोन में आता है। सेकंड आता है, सेकंड क्या हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस में, टाइप ऑफ बिजनेस में क्या क्या आएगा हमारा, बिजनेस ट्रेडिंग, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेट। बिजनेस ट्रेडिंग, इंडस्ट्रियल, कॉर्पोरेट और
एग्रीकल्चर। ठीक है, ये आता है हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग, सॉरी। ठीक है, अब हमारा अगला आता है अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या आता है, टेक्निकल, टेक्निकल आता है पहला तो, एंड टेक्निकल, हाँ टेक्निकल आता है। सेकंड आता है हमारा नॉन टेक्निकल, एंड हमारा थर्ड आता है प्रोफेशनल। नॉन टेक्निकल में टेक्निकल चीज़ें नहीं आएंगी, नॉन टेक में आएंगी, ये टेक्नोलॉजी के बेसिस पे है एक तरह से। और थर्ड वन आता है हमारा प्रोफेशनल। ठीक है, तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग तीन होते हैं। फोर्थ आता है मोटिवेशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन, प्योर, इंड्यूस्ड, मोटिवेटेड। ठीक है, फोर्थ वन इज अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन, प्योर, इंड्यूस्ड एंड मोटिवेटेड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा EDP, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स जो विच हेल्प्स इन डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज अमंग इंडिविजुअल्स। वो प्रोग्राम जो कि हेल्प करेंगे एंटरप्रेन्योर्स की एबिलिटीज को क्या कहते हैं, डेवलप करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल में, जिससे कि वो नीडेड टू ओपन एन एंटरप्राइज, जिससे कि वो एक एंटरप्राइज खोल सके। अगर किसी को कोई नया बिजनेस खोलना है, तो जो एंटरप्रेन्योर बनना है किसी को, तो जो प्रोग्राम उन्हें जो हेल्प करेगा डेवलप करने के लिए, उनकी जो एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज क्या क्या चाहिए होती हैं किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी एंटरप्राइज ओपन के लिए, वो होता है उसमें। इफेक्टिव वे टू डेवलप एंटरप्रेन्योर को क्या क्या हेल्प कर सकते हैं उन्हें, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उनका, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होगी उनकी, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होगी, एक्सप्लोइटेशन ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, इसमें कहता है यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये इन चीज के थ्रू, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब के थ्रू वो हेल्प करती हैं ये सब चीज़ों से ग्रो करने के लिए सोशो इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक हो गई, बैलेंस रीजन हो गई, ये एक इफेक्टिव वे होता है, ये चीज़ अगर वो अपनाएगा तो वो कर सकता है ग्रो एज एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, और EDP के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, पहला आता है टू मेक पीपल हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग विद द लोग, उसका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। अगर कोई एंटरप्राइज खोल रहा है तो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, 100% है। किसी को ऑर्गेनाइज कंपनी खोलनी है तो उसमें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, लाइसेंस वगैरह चाहिए होते हैं, कुछ कुछ लॉज वगैरह होते हैं जो कि उसे फुलफिल करने ही पड़ते हैं अगर उसे इफेक्टिवली एक एंटरप्राइजेस को रन कराना है, करना अच्छा तो पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं EDP के, पहला आता है टू मेक पीपल हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग विद द लॉ, इसलिए हम EDP करवाते हैं। सेकंड आता है टू डेवलप स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, और स्मॉल और मीडियम स्केल के जो एंटरप्राइजेस होते हैं उनको डेवलप करने के लिए, लार्ज स्केल भी कर सकते हैं, लेकिन जब लार्ज स्केल एंटरप्राइज बन जाती है तो बंदे को कहीं ना कहीं उसे खुद पता रहता है। ठीक है, तो स्मॉल डेवलप करने के लिए वो, अब डिफरेंट फेजेस ऑफ EDP, डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं EDP के, प्री ट्रेनिंग फेज होता है, प्री ट्रेनिंग फेज में इंट्रोडक्टिव फेज आता है। ठीक है, इंट्रोडक्टिव फेज आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल लोकेशन, आइडेंटिफिकेशन और suitable location, selection of a course coordinator, project leader, organization, organization of basic infrastructural facilities। ठीक है, एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, कंडक्टिंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग और इंडस्ट्रियल सर्वे, लुकिंग फॉर असिस्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरल एजेंसीज, तो इन सबको भी लुकअप करता है, DIC हो गया, SISI होगा, ये सर्टेन एजेंसीज होती हैं। ठीक है, अब TIC वगैरह ये एजेंसीज वगैरह होती हैं, जहाँ तक गवर्नमेंट एजेंसी होती होंगी, तो उन सबको भी लुकिंग अप करना पड़ता है एक एंटरप्रेन्योर को। ये एंटरप्रेन्योर एजेंसीज वगैरह होती हैं, ये हेल्प करती हैं ग्रो करने में, तुम्हें डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है प्री ट्रेनिंग फेज में EDP के। ठीक है, सेकंड आता है हमारा ट्रेनिंग फेज।
ठीक है। ट्रेनिंग फेज में क्या था, मेन फंक्शन इम्पैक्ट इम्पार्ट ट्रेनिंग टू फ्यूचर एंटरप्रेन्योर गाइडिंग देम फॉर स्टेब्लिशिंग द एंटरप्राइज। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है उन्हें गाइड करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, जिससे कि वो कैसे कैसे वो एक एंटरप्राइजेस को स्टेब्लिश करते हैं, वो बताते हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन का 4 से 6 घंटे का होता है, फुल टाइम कोर्स होता है। इसमें होता क्या है, ऑब्जेक्टिव, ट्रेनिंग, इनपुट, सेंटर ऑफ फोकस, ये सब एक्सप्लेन किए जाते हैं ट्रेनिंग फेज में। ठीक है, ट्रेनिंग फेज में ये सब एक्सप्लेन किया जाता है। थर्ड वन आता है हमारा पोस्ट ट्रेनिंग फेज। पोस्ट ट्रेनिंग फेज पोस्ट ट्रेनिंग फेज में क्या आता है हमारा, फेजेस ऑफ फॉलो अप असिस्टेंट। ठीक है, जो फेज होता है असिस्टेंट्स को फॉलो करने का, इसमें क्या कैंडिडेट सक्सेसफुली कंप्लीट देयर प्रोग्राम। कैंडिडेट्स ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया प्रोग्राम। पोस्ट ट्रेनिंग असिस्टेंट में क्या इंक्लूड आता है, तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें होते हैं, रिव्यू द प्री ट्रेनिंग वर्क, ठीक है, रिव्यू द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड सी इज रिव्यू द पास्ट ट्रेनिंग अप्रोच। देयर आर थ्री इन थिंग्स विच इंक्लूड्स इन द पोस्ट ट्रेनिंग असिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ए बी और सी। ठीक है, जो ईडीपी लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट है, जो ईडीपी लॉन्च कराई है गवर्नमेंट, वो दो हैं, स्टार्टअप इंडिया, एम अटल इनोवेशन मिशन। एक एग्जांपल दे दिए मैंने कि गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, ये दो हैं, स्टार्टअप इंडिया, एम अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, तो ये होता है। तो इसी के साथ हमारी जो यूनिट है, इसके साथ हमारी जो यूनिट वन है, वो यूनिट वन वो कंप्लीट होती है। और बहुत छोटी सी वीडियो है, आप देख सकते हैं। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, एंड मैं इस टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, और जो इस वीडियो है, इस वीडियो के लास्ट में मैं एक तरह से नोट्स के वीडियो पेजेस की जो फोटो है वो वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, यूनिट वन हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, तो मैं नेक्स्ट अगली यूनिट भी आपको पढ़ा दूंगा। और जो है इसके नोट्स वगैरह है, मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा लास्ट, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आपने वीडियो देखी, और इसी के साथ हमारी यूनिट